आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 403 के प्रश्न संख्या 10 और 11 की प्रश्नावली के ये अंतिम प्रश्न के रूप में हैं। इन प्रश्नों को हम आज इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए प्रश्न संख्या 10 में क्या दिया है कि मैसूर और बेंगलोर के बीच के 132 किमी यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किमी प्रति घंटा अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कीजिए। दोनों प्रकार की रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात करनी है। देखिए इस प्रश्न में हमें दोनों रेलगाड़ियों की पहले चाल पता करनी पड़ेगी। तो यहां से हम पॉइंट को पढ़ेंगे कि यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किमी प्रति घंटा अधिक हो, तो 11 किमी प्रति घंटा अधिक हो किसकी चाल? एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल। और किसकी चाल से अधिक हो? सवारी गाड़ी की औसत चाल से। तो अगर सवारी गाड़ी की औसत चाल मान ली जाए और उसकी औसत चाल में 11 जोड़ दिया जाए तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल प्राप्त हो जाएगी। तो इसलिए हम यहां पर लिखेंगे कि माना सवारी गाड़ी की औसत चाल, सवारी गाड़ी की औसत चाल, सवारी गाड़ी की औसत चाल कितना? x किमी प्रति घंटा। अब जो हमने सवारी गाड़ी की औसत चाल मानी है, अगर इसी में हम 11 क्या कर दें? जोड़ दे। चूंकि अधिक की बात कहा इसलिए जोड़ना पड़ेगा, कम की बात कहा होगा तो घटा देते। तो अगर इसी में अगर हम 11 जोड़ दें तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल आ जाएगी। तो हम यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल जो है वो सवारी गाड़ी की चाल से 11 किमी प्रति घंटे अधिक है। तो जितना सवारी गाड़ी की औसत चाल है उसी में हम 11 जोड़ देंगे, तो x + 11 किमी प्रति घंटा। तो देखिए सवारी गाड़ी की भी औसत चाल मान ली गई और प्रश्न के मुताबिक एक्सप्रेस रेलगाड़ी की भी औसत चाल मान ली गई। अब प्रश्न में दूरी क्या दिया है? तो दूरी दिया है 132 किलोमीटर। अब हम 132 किलोमीटर की दूरी को इस वाली गाड़ी के चाल से भी तय करेंगे और इस वाली गाड़ी के चाल से भी तय करेंगे और देखेंगे कि दोनों के द्वारा तय करने में कितना समय लग रहा है। तो हम यहां लिखेंगे कि सवारी गाड़ी द्वारा दूरी को तय करने में लगा समय। तो समय बराबर सूत्र होता है दूरी बटा 4। तो दूरी कितना है? 132 किलोमीटर की दूरी है और अपान में अब सवारी गाड़ी की चाल क्या है? x किमी प्रति घंटा, x किमी प्रति घंटा। तो km से km कटेगा, 132 बटा x घंटे का समय लगेगा। अब इसी प्रकार हम एक्सप्रेस रेलगाड़ी के द्वारा उस दूरी को तय करने में लगा समय ज्ञात कर लेंगे। तो एक्सप्रेस गाड़ी द्वारा दूरी को तय करने में लगा समय। तो फिर देखिए समय बराबर क्या सूत्र होता है? दूरी बटा 4। तो दूरी तो 132 किलोमीटर ही रहेगी और लेकिन चाल उसकी चेंज हो गई है। तो चाल कितनी है एक्सप्रेस रेलगाड़ी की?
x प्लस 11 किमी प्रति घंटा। तो km से km कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचा 132 बटा x प्लस 11 घंटा। तो अभी मैंने आप लोगों को पूर्व प्रश्न में ये बताया था कि देखिए जब गाड़ी की जब चाल बढ़ेगी तो समय घटेगा, चाल बढ़ने पर समय कम लगता है, तो अर्थात इस वाले पर समय कम लगेगा और इससे पहले वाले पर समय ज्यादा लगेगा। तो अगर पहले वाले समय में से ये वाला समय घटा दिया जाए तो प्रश्न में कितने घंटे का अंतर दिया है, 1 घंटा कम समय लगता है। सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम, तो सवारी गाड़ी अगर यहाँ पर मोटे तौर पर अगर 11 घंटे लेती रही होगी तो ये गाड़ी कितना लेगी, 10 घंटे। तो अर्थात अगर इस वाले समय में से ये वाला समय घटा दिया जाए तो 1 घंटा जो समय कम ले रही है इसका अंतर आ जाएगा। हम यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। अब हम इस वाले समय में से इस वाले समय को घटा देंगे, तो 132 बटा x घंटा माइनस 132 बटा x प्लस 11 घंटा बराबर कितना, 1 घंटे। बराबर 1 लिखेंगे। अब अगर इसमें देखा जाए तो 132 आपका कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 बटा x, 1 बटा x माइनस यहाँ क्या बचेगा 1 बटा x प्लस 11 बराबर कितना, 1। अब अगर हम इसको हल करें तो हल करने पर क्या आएगा कि इसका गुणा इसमें होगा और इसका गुणा इसमें होगा, बटे में दोनों का गुणा करना पड़ेगा। तो जब x प्लस 11 से 1 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, x प्लस 11 माइनस 1 से करना x अपान में जब दोनों का हम गुणा करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 11x, चूंकि x का गुणा x होता है x स्क्वायर और x से जब 11 में गुणा करेंगे तो 11x बराबर क्या आएगा, 1। और ये 132 1 के बटे में जाएगा तो 132। अब हम इसको हल कर लेते हैं। देखिए हमारे पास माइनस एक्स और प्लस एक्स से तो कट जाएगा, यहाँ बचा 11 और बटे में क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 11x बराबर 1 बटा 132। अब हम फिर एक गुणा इसका करेंगे, एक का गुणा इसमें, तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x बराबर 132 का जब 11 करेंगे तो 11 दूनी 22, 11 तिहाई 33 और 2 35, हासिल 3, 11 का 9, 11 3 14, माने 1452 आ गया। अब यहाँ पर ये देखना है कि एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 बराबर कितना, 0। अब ये देखिए एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो रहा है। इस द्विघात समीकरण का हम गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात कर लेंगे। तो मूल में क्या होगा कि x का मान आ जाएगा, तो जो x का मान होगा वही प्रश्न का आंसर बन जाएगा, उसी से प्रश्न का उत्तर बनेगा। तो देखिए इसमें हम देख रहे हैं कि आद्यंत नाम का गुणनखंड हो जाएगा, क्योंकि जब हम आदि पद का अंत पद से गुणा करेंगे तो माइनस 1452 x स्क्वायर। अब हमें दो संख्याओं को देखना है जिसका गुणा करने पर 1452 आवे और अंतर करने पर कितना आवे, 11। तो अगर हम देखें 44 और 33 का अगर हम गुणा करें तो हो सकता है 1452 आए और इसका अंतर जो है 11 आ जाएगा। चूंकि अगर हम 44 गुणे 33 करते हैं, 3 चौक 12, 3 चौक 12 1 13, 3 चौक 12, 3 चौक 12 1 13, तो 2 5 4 1 ठीक 1452 आ गया। तो इसलिए इसका दो खंड उपयुक्त दो खंड क्या बनेंगे, 44 गुणे 33। 44 गुणे 33 करने पर 1452 दिया जाएगा और 44 में से 33 घटाने पर 11 भी आ जाएगा। तो इससे सिद्ध होता है कि इसमें आद्यंत नाम का गुणनखंड बन रहा है। तो उसी के आधार पर हम इसका गुणनखंड कर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट्स में लिखेंगे 44 माइनस 33 इंटू एक्स माइनस 1452 बराबर कितना, 0। अब हम क्या करेंगे कि प्लस चिन्ह से ब्रैकेट्स को तोड़ेंगे। तो प्लस चिन्ह से ब्रैकेट्स को तोड़ने पर पदों के चिन्ह परिवर्तित नहीं होते हैं। तो प्लस कितना हो जाएगा, 44x माइनस 33x माइनस 1452 बराबर कितना, 0। अब हम देखेंगे पहले और दूसरे पद में x कॉमन है, जब x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस यहाँ आएगा 44, चूंकि x कॉमन हो चुका है, माइनस इन दोनों में जब 33 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x माइनस पर हमारा प्लस हो जाएगा, चूंकि माइनस चिन्ह मैंने कॉमन लिया है। और जब 33 इसमें भाग देंगे फिर 4 बार जाएगा, फिर 4 बार जाएगा, बराबर कितना, 0। अब देखना है कि देखो x प्लस 44 दोनों पद में पुनः
प्राप्त हो रहा है। तो हमारा यही x प्लस 44 कॉमन हो जाएगा, तो बनेगा कितना, x माइनस 35 बराबर कितना, 0। अब हम तुलना करेंगे x प्लस 44 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 44। ये अमान्य होगा क्योंकि किसी भी गाड़ी की चाल ऋणात्मक नहीं हो सकती है। यहाँ x माइनस 35 बराबर 0, तो x बराबर 35, यही क्या होगा, मान्य। तो एक तरह से देखा जाए तो हम लिखेंगे कि सवारी गाड़ी की औसत चाल x किमी प्रति घंटा, x माने 35 किमी प्रति घंटा लिखेंगे, इसलिए सवारी गाड़ी की औसत चाल, सवारी गाड़ी की औसत चाल, सवारी गाड़ी की औसत चाल कितना, 35 किमी प्रति घंटा। अब इसी प्रकार हम लिखेंगे एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल, एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल। एक्सप्रेस गाड़ी की चाल सवारी वाली गाड़ी से 11 किमी प्रति घंटे अधिक है, तो 33 में 11 जोड़ देंगे तो पाएंगे 44 किमी प्रति घंटा। तो हम अपने उत्तर की जांच भी कर सकते हैं कि मेरे द्वारा बताया गया प्रश्न या हल किया गया प्रश्न सही है या गलत। तो अगर सवारी गाड़ी 1 घंटे में 33 किलोमीटर जाएगी तो 132 किलोमीटर को जाने में उसके द्वारा 4 घंटे का समय लगेगा। और जब एक्सप्रेस गाड़ी 1 घंटे में 44 किलोमीटर जाएगी तो 132 किलोमीटर जाने में उसको 3 घंटा लगेगा। देखो एक्सप्रेस वाली गाड़ी को 1 घंटे कम लग रहा है इसकी अपेक्षा सवारी गाड़ी की अपेक्षा, क्योंकि सवारी गाड़ी को 4 घंटे लग रहा है तो एक्सप्रेस वाले को 3 ही लग रहा है। इस वाले से ये वाला समय 1 घंटे कम है, तो इसलिए मेरा उत्तर 100% सही है। आइए हम लोग प्रश्न संख्या 11 पर ध्यान दें। प्रश्न संख्या 11 क्या है, प्रश्न संख्या 11 में कह रहा है कि 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 वर्ग मीटर है। उनके 2 वर्ग हैं, कितने वर्ग हैं, 2। तो 2 वर्गों का क्षेत्रफल 468 वर्ग मीटर है। क्षेत्रफलों का योग दिया है 2 वर्गों के, यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो, यदि उनके परिमापों का अंतर कितना हो, 24 मीटर हो, तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो हम पहले इसमें एक वर्ग की भुजा मान लेते हैं। इस प्रश्न को हल करते समय हम पहले क्या लिखेंगे कि माना पहले वर्ग की भुजा, पहले वर्ग की भुजा। तो जब पहले वर्ग की भुजा हम मान लेंगे, क्या मान लेते हैं भुजा, पहले वर्ग की भुजा x मीटर, पहले वर्ग की भुजा क्या मान लिया, x मीटर। अब देखो अगर पहले वर्ग की भुजा हमने x मीटर मान लिया तो पहले वर्ग की भुजा से हमें क्षेत्रफल भी पहले वर्ग का प्राप्त हो जाएगा और पहले वर्ग का परिमाप भी प्राप्त हो जाएगा। हम लिखते हैं इसलिए पहले वर्ग का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर अर्थात x स्क्वायर। और परिमाप अगर हम निकालना चाहें पहले वर्ग का, तो पहले वर्ग का परिमाप बराबर, तो परिमाप बराबर होता है 4 गुणे भुजा की माप, यानी 4x हो गया। देखो पहले वर्ग की भुजा जब मानी गई तो पहले वर्ग की भुजा से पहले वर्ग का क्षेत्रफल भी आ गया और पहले वर्ग का परिमाप भी आ गया। तो चूंकि प्रश्न में उनके परिमापों अर्थात दोनों वर्गों के परिमापों का अंतर 24 मीटर है ना, तो अगर पहले वर्ग का परिमाप पता है तो हम दूसरे वर्ग का परिमाप उसकी सहायता से प्राप्त कर सकते हैं। तो यहां लिखेंगे चूंकि दोनों वर्गों के परिमापों का अंतर, परिमापों का अंतर बराबर 24 मीटर। कितना मीटर, 24 मीटर। तो अगर हम पहले वर्ग के परिमाप में से दूसरे वर्ग का परिमाप बताएंगे तभी तो 24 आएगा ना। तो पहले वर्ग का परिमाप क्या दिया है, 4x, तो हम 4x में से घटा देते हैं दूसरे वर्ग का परिमाप, तो 4x माइनस दूसरे वर्ग का परिमाप, दूसरे वर्ग का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, 24। तो हमें तो केवल दूसरे वर्ग का परिमाप चाहिए, तो हम क्या करते हैं कि 4x के पास में 24 को पक्षांतर कर लेते हैं, तो -24 बराबर, अब जब इसको हम उधर ले जाएंगे तो ये जो ऋण चिन्ह में उधर जाने पर धन चिन्ह में हो जाएगा, बराबर क्या बन गया, दूसरे वर्ग का
परिमाप, दूसरे वर्ग का परिमाप। अब देखिए हमारे पास दूसरे वर्ग का परिमाप भी आ गया 4x माइनस 24। तो हम दूसरे वर्ग के परिमाप से दूसरे वर्ग की भुजा निकाल लेंगे। हम लिखेंगे कि दूसरे वर्ग की भुजा बराबर, दूसरे वर्ग की भुजा बराबर, तो भुजा ज्ञात करने का सूत्र होता है परिमाप बटा 4, परिमाप बटा 4। तो दूसरे वर्ग की भुजा बराबर परिमाप बटा 4, तो परिमाप कितना दिया है 4x माइनस 24 और बटा कितना कर देंगे 4, चूंकि भुजा ज्ञात करने का सूत्र होता है परिमाप बटा 4, परिमाप बटा, अगर हम परिमाप में 4 से भाग दे दें तो वर्ग की पहली भुजा दूसरी भुजा जो कि वो आ जाती है। लेकिन 4 से भाग देंगे तो ये आएगा 4 से 4 कटेगा, x बचेगा माइनस 4 छू 24, तो x माइनस 6 मीटर, x माइनस 6 मीटर। तो दूसरे वर्ग की भुजा क्या हो गई x माइनस 6 मीटर और पहले वर्ग की भुजा हो गई x मीटर। अब देखिए प्रश्न में दिया है कि उन दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग। तो देखिए पहले वर्ग का क्षेत्रफल तो मुझे पता है, लेकिन दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल पता नहीं है, और जब तक दोनों वर्गों के क्षेत्रफल नहीं पता होंगे तब तक हम उनका योग कैसे कर पाएंगे। इसलिए हम पहले वर्ग का भी क्षेत्रफल और दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। देखिए पहले वर्ग का क्षेत्रफल तो निकाल लिया गया है, अब दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लिया जाएगा क्योंकि दूसरे वर्ग की भुजा प्राप्त हो चुकी है। तो लिखिए इसलिए दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर यानी x माइनस 6 का होल स्क्वायर। अब अगर हम इसको हल करें तो x स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x आएगा, चूंकि इसमें a माइनस b का होल स्क्वायर लग जाएगा। चूंकि वर्ग का क्षेत्र होता है भुजा स्क्वायर, तो भुजा की वैल्यू x माइनस 6 है तो x माइनस 6 का वर्ग, इसमें a माइनस b का होल स्क्वायर लगेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये x स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x हो गया। अब हमारे पास पहले वर्ग का भी क्षेत्रफल है और दूसरे वर्ग का भी क्षेत्रफल आ गया, इन्हीं दोनों का जोड़ कितना दिया 468। हम यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार में पहले वर्ग का क्षेत्रफल, तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया है, पहले वर्ग का क्षेत्रफल x स्क्वायर है प्लस दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ गया x स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x बराबर 468 दिया है प्रश्न में 468। तो दोनों x स्क्वायर को जब जोड़ेंगे तो ये 2x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 12x प्लस 36 माइनस 468 बराबर कितना 0, ये प्राप्त पूरा हो गया। तो ये देखिए 2x स्क्वायर माइनस 12x माइनस, अब 468 ऋण में है और ये 36 प्लस में, तो घट जाएंगे आपस में, तो 468 में से घटेगा इसलिए माइनस में उत्तर बचेगा। तो 8 में से 6 जाएंगे कितना बचेगा 2, और 6 में से 3 जाएंगे तो 3 बचेगा, फिर 432 बचेगा बराबर कितना 0। अब हम ये देख रहे हैं कि 2 से इसमें प्रयुक्त सारी संख्याएं कट जाएंगी, इसलिए 2 कॉमन हो जाएगा। जब 2 से हम इसको काटेंगे तो ये x स्क्वायर बचेगा, और 2 से इसको काटेंगे तो ये 6x बचेगा, और 2 से इसको काटने पर 2 दूनी 4, 2 1 9, 2 6 12 बराबर। अब देखिए ये हो गया x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 216। अब हम दो पद ऐसे खोजेंगे जिसका गुणा करने पर तो 216 आवे, पर अगर उसका अंतर किया जाए तो 6 आवे। तो शायद इसके लिए संख्या होगी 18 और 12। तो 18 12 का गुना शायद हो सकता है कि 216 बने, क्योंकि 18 दूनी 36 हासिल 3, 18 का 9 18 3 21, 216 बन रहा है। तो 18 और 12 का गुणा करने पर 216 आएगा, और जब 18 में से हम 12 घटाएंगे तो ये 6 भी आ जाएगा। तो इस आधार पर इस दिए गए बहुपद में आद्यंत नाम का गुणनखंड बन रहा है। तो आद्यंत के नाम पर इसका हम गुणनखंड करके जब गुणनखंड की तुलना 0 से करेंगे तो x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, और वही मेरे प्रश्न का उत्तर बन जाएगा, क्योंकि वर्ग की भुजा x मानी गई है। हम इसको लिखते हैं x स्क्वायर माइनस, यहाँ लिख देते हैं 18 माइनस 12 इंटू x माइनस 216 बराबर 0। तो x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12x माइनस 216 बराबर 0। माइनस से ब्रैकेट तोड़ने पर पदों के चिन्ह बदल जाते हैं, इसलिए 18 और 12 के चिन्ह परिवर्तित हो गए। अब हम पहले और दूसरे पद में कॉमन ले लेंगे। तो पहले और दूसरे पद में x जब कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा x माइनस 18,
पहले और दूसरे पद में जब हम x काट देंगे तो जाएगा x माइनस 18। फिर जब हम तीसरे और चौथे पद में कॉमन देखेंगे तो 12 कॉमन मिलेगा, क्योंकि 12 से 216 कट जाएगा। तो यहाँ 12x के पास में x बचेगा माइनस, जब 12 से भाग 216 में देंगे तो 12 का नाम 12 9 21 होता है, तो 96 हो गया, 96 बराबर कितना 0। अब देखिए दो पद हो गए और दोनों में x माइनस 18 कॉमन बन रहा है, तो इसलिए हम x माइनस 18 कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बचेगा x प्लस 12 बराबर कितना 0। हम इसकी तुलना करेंगे x माइनस 18 बराबर 0 तो x बराबर 18, ये तो मान्य हो जाएगा। और x प्लस 12 बराबर 0 करते हैं तो x बराबर माइनस 12, ये अमान्य होगा, क्योंकि किसी भी आकृति की चाहे भुजाएं हो, लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, कभी ऋणात्मक नहीं होती है। तो x का मान हो गया 18, इसलिए पहले वर्ग की भुजा जो होगी वो x मीटर अर्थात 18 मीटर हो गई। हम यहां लिख देते हैं, इसलिए पहले वर्ग की भुजा, पहले वर्ग की भुजा, तो पहले वर्ग की भुजा जो है x मीटर मानी गई है अर्थात 18 मीटर, ये पहले वर्ग की भुजा हो गई। अब दूसरे वर्ग की भुजा, दूसरे वर्ग की भुजा, दूसरे वर्ग की भुजा जो मानी गई थी या प्राप्त की गई थी वो कितना थी, x माइनस 6, x माइनस 6 अर्थात x का मान 18 माइनस 6 अर्थात 12 मीटर। अब हम अपने उत्तर की जांच भी कर सकते हैं कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468, तो वर्ग का क्षेत्र होता है भुजा स्क्वायर, तो अगर हम पहले वर्ग की भुजा और दूसरे वर्ग की भुजा का वर्ग करके जोड़ लें तो 468 आना चाहिए। जान लीजिए उत्तर सही है। तो 18 का वर्ग, ये तो पहले वर्ग का क्षेत्र हो गया, प्लस दूसरे वर्ग की भुजा 12 अगर हम वर्ग कर दें दूसरे वर्ग का क्षेत्र हो जाएगा, तो ये बनेगा 324 और ये बनेगा 144। तो इसका जोड़ आना चाहिए 4 4 8 4 2 6 3 1 4, 468 आ गया, जो कि प्रश्न में दिया है। इससे सिद्ध होता है कि 70% आंसर सही है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आगे हम आप लोगों को प्रयास करके अगले वीडियो में इस अध्याय की जो अंतिम प्रश्नावली है उसको केवल एक वीडियो में बता देने का प्रयास करूंगा, और इसके बाद हम आप लोगों को हाई स्कूल के किसी बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण चैप्टर की ओर हम आपको ले चलेंगे। बस 1-2 दिन का समय लगेगा।